जनवरी की एक शाम खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चैरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई। बादामी रंग का गरम ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का अधखिला फूल अटका हुआ, सर पर फेल्ट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफेद सिल्क का ग्लूबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बेत की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए जिसे कभी कभी वो मजे में आके घुमाने लगता था। ये जो इक्तबास मैंने आपके सामने पेश किया, इस अफसाने के मरकजी किरदार को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। जी हाँ, ये खूबसूरत अंदाज है जनाब गुलाम अब्बास साहब का कि जिसका एक खूबसूरत अफसाना ओवरकोट आज एक हकीकत एक अफसाना के इस प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का मौजू है। आइए नाज़रीन, पहले बात करें इस अफसाने की। जनाब गुलाम अब्बास साहब जो इस अफसाने के मुसन्निफ हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जनाब गुलाम अब्बास साहब का शुमार उर्दू अदब के नामवर अफसाना निगारों में होता है। 17 नवंबर 1909 ईस्वी में अमृतसर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। अफसाना निगारी का आगाज 15 साल की उम्र में मशहूर रूसी मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय के एक कहानी के तर्जुमे से किया जो जिला वतन के नाम से 1924 में रिसाला हजार दास्तान में छपे। आपने अपने करियर का आगाज गैर मुल्की और बिलखुसूस रूसी लिटरेचर के तर्जुमे से किया था। यही वजह है कि इनके असरात आपके कलम और आपके जहन पर ख़ास तौर पर मुरतब हुए। मशहूर शॉर्ट स्टोरी रूसी राइटर एंटोन चिखोव की तरह आपने भी नरम और धीमे लहजे की अफसाना निगारी की और छोटी छोटी और बज़ाहिर मामूली बातों पर अफसाने की इमारत को तामीर किया। गुलाम अब्बास साहब ने इंसानी ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत के बारे में लिखा, अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखा उसे पेश कर डाला, लेकिन निहायत ही सादगी, निहायत ही आजिज़ी और एक निहायत ही धीमेपन के साथ। और यही आपकी ये खुसूसियात थी जिसकी ये खुसूसियात मुझे बेहद पसंद आई और मैंने आपके एक अफसाने को आज के इस मेरी गुफ्तगू का मैंने मौजू बनाया। नाज़रीन, आप गुलाम अब्बास साहब की तहरीर की ख़ास बात यह है कि आपने कभी किसी मौजू को, वो कहता है ना 12 मसाले की चाट, तो आपने कभी भी किसी मौजू को 12 मसाले की चाट नहीं बनाया, बल्कि यूं कहिए कि खारदार रास्ते पर चलते हुए कमाले एहतियात से अपना दामन बचाते हुए ज़िंदगी के हक़ाइक़ को लोगों के सामने पेश किया। जनाब गुलाम अब्बास साहब के अफसानों की तादाद 40 के लगभग है, जिनमें आनंदी जो कि आपका सबसे पहला अफसाना था, इसके अलावा जुआरी, जाड़े की चांदनी, ओवरकोट, ये वो अफसाने हैं जो अदबी दुनिया में नुमाया हैसियत रखते हैं। आपके अफसानों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही कि इनमें आपने कभी भी बुलंद बांग दावे नहीं किए, कभी अपने आप को एक्सपर्ट या चैंपियन साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा अपने मिजाज और सोच में एक आजिज़ी, एक इनकिसारी को अपनाया। नाज़रीन, आप खुद ही अंदाज़ा करें कि जब 10 जुलाई 1975 को रोज़नामा जंग कराची को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या कहा था। वो कहते हैं कि अफसाना निगारी अदब की सबसे ज़्यादा आसान सिन्फ है। एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी जो सिर्फ लिखना जानता हो, वो थोड़ी सी कोशिश से अफसाना लिख सकता है, बशर्त ये कि वो जानता हो कि ज़िंदगी की हकीकतों को कम से कम लफ्ज़ों में किस तरह पेश किया जा सकता है। 1967 में आपके अदबी काम और ख़दमात को सराहते हुए
हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से आपको नवाजा और 2 नवंबर 1982 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। आइए नाज़रीन, बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत आपके अफसाने, जी हाँ, ओवरकोट की। मैंने इस अफसाने का इंतखाब गुलाम अब्बास साहब के पुरकशिश अंदाज, इनके धीमेपन और आजजी का उनसर जो आपकी तहरीर में पाया जाता है उसकी वजह से किया, और फिर जिस तरह खूबसूरत अंदाज से गुलाम अब्बास साहब ने मुआशरे के मसाइल, ख़ास तौर पर मुआशी मसाइल को जिस अंदाज से पेश किया वो यकीनन काबिल दीद है। और शायद इस अफसाने की इसी काबिल दीद बात की बदौलत इसे पाकिस्तान में ओ लेवल के उर्दू निसाब में भी शामिल किया गया है। इस अफसाने की कहानी और किरदार का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, ओवरकोट कहानी है एक आम शख्स की। इस अफसाने का मरकजी किरदार एक आम मगर एक फैशनेबल नौजवान है, एक फैशनेबल यूथ है जिसका कोई नाम नहीं बताया गया इस अफसाने में, शायद इसलिए कि हर शख्स उसे अपनी जिंदगी के साथ मंसूब कर सके। ये नौजवान जो जनवरी की शाम गरम ओवरकोट पहने, सर पर हैट है, हाथ में एक छड़ी है और किसी अमीर साहब की तरह पैदल मटर गश्ती कर रहा है और अपने ही धुन में मगन है। और उसकी चाल देखे मुसन्निफ कितने खूबसूरत अंदाज में इस फैशनेबल नौजवान की चाल का जिक्र करते हैं। मुसन्निफ लिखता है कि इसकी चाल ढाल से ऐसा बागपन टपकता था कि टांगे वाले दूर ही से देख के सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। गोया वो कहते हैं ना कि अपनी ही धुन में मगन है, दुनिया से क्या लेना है। कुछ ऐसे ही अंदाज से ये नौजवान भी पैदल चले जा रहा है। कभी मुंह से सीटी बजाता है तो कभी सीटी बजाकर खुद उस पर रक्स करने लगता है, तो कभी जब कोई आसपास मौजूद नहीं होता तो दौड़कर झूठ मूठ इस तरह बॉल पकड़ने की कोशिश करता है कि जैसे वो कोई क्रिकेट का खेल खेल रहा हो। और चलते चलते आगे किसी सीमेंट के बेंच पे बैठ जाता है और अपने सामने गुजरते हुए हर मर्द और औरत का जायजा लेने लगता है। मजे की बात यह है कि नौजवान की निगाह लोगों के चेहरों पर नहीं है, वो लोगों का चेहरा नहीं बल्कि लोगों के लिबास को देख रहा है, उसका जायजा ले रहा है। इन लोगों में बड़े बड़े ताजिर भी है, सरकारी अफसर भी हैं, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तुलबा और तालिबात, नर्सें, अखबारी नुमाइंदे और दफ्तरों के बाबू वगैरह, जिनमें ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ किस्म के ओवरकोट पहने हुए थे। और फिर मुसन्निफ उस नौजवान के ओवरकोट का एक तफसीली जायजा क्या खूब अंदाज से पेश करता है। मुसन्निफ लिखता है, नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। इसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमे हुए थे, बाहों की क्रीज बड़ी नुमाया, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। पैदल चलते चलते वो एक रेस्टोरेंट के करीब पहुंचा जहां पर एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर से ज्यादा बाहर ज्यादा लोगों का हुजूम मालूम होता था। ऐसा लगता था कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो ज़्यादा गाने के और गाने सुनने के शौकीन हैं। ये नौजवान भी थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा और फिर आगे बढ़ गया। अब उसे एक अंग्रेज़ी मौसीकी की दुकान नज़र आई। वो बिला तकल्लुफ़ उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी मौसीकी साज, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए। एक नज़र डालते हुए वो साजों की तरफ मुतवजा हो गया और एक गिटार जो एक दीवार से लटक रहा था उसके करीब गया, उसकी कीमत के टिकट को पढ़ा और फिर उसे वापस रख दिया।
फिर एक जर्मन पियानो के पास पहुंचा, उसका कवर उठाकर उसके पर्दों को अपनी उंगलियों से टटोला और फिर कवर को बंद कर दिया। पियानो की जब आवाज़ आई तो एक कारंदा भागते हुए आया, लेकिन उसने उस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की फहरिस्त का तकाजा कर लिया, और जब ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग की लिस्ट उसके पास आई तो उसे उठा के ओवरकोट में डालकर चलता बना। उसके आगे चलते चलते वो एक बुक स्टॉल के पास आता है। वहां भी ये नौजवान रुकता है, कुछ किताबों को, कुछ रिसालों को उठाता है, वर्क पलटता है और फिर इसे जूं का तू वहीं रख देता है और आगे बढ़ता है। और अब पहुंचा है वो एक कालीन की दुकान में, और वहां पहुंचकर वो तकाजा करता है कि ईरानी कालीन देखना चाहता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस कालीन की कीमत भी पूछ डाली, और जब दुकान के मालिक ने कीमत बताई कि जनाब 1432 रुपये, तो इस तरह से अपनी भौं को सुकेड़ा जैसे कह रहा हो, ओहो इतनी। इसके बाद इसका पैदल सफर फिर शुरू हुआ। नाज़रीन, मजे की बात तो यह है कि पूरा दिन चलने के बाद, इतना चलने के बाद भी उसकी चौचाली में, उसके स्टाइल में कोई फर्क नहीं आया था। थकान या उकताहट का तो दूर दूर तक नाम वो निशान नहीं था, कोई अता पता नहीं था। और अब वो शाम को रात हो चुकी है, शाम से रात हो चुकी है, अब हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा है। एक नौजवान जोड़ा बातें करते हुए उसके पास से गुजरा, तो ये नौजवान उनकी बातें सुनने लगा जो उसे बड़ी दिलचस्प लगने लगी, और वो उनकी बातें मजीद सुनने के लिए उनका पीछा करने लगा। लेकिन इस ताकुब करने में भी वो बड़ी एहतियात बरत रहा था कि ताकि उस नौजवान जोड़े को शक न हो जाए कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं। जनाब, ताकुब करते हुए वो सड़क पार करने की कोशिश करता है, और अभी आधी सड़क ही पार की होती है कि अचानक ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगुले की तरह आती है और उसे कुचलती हुई चली जाती है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस लॉरी का ड्राइवर तो भाग गया, और 2-3 राहगीर जमा हो गए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया, और फिर चंद लोगों ने एक कार रोककर इस नौजवान को जैसे तैसे करके अस्पताल की तरफ रवाना है। अस्पताल में शोबाए हादसात के असिस्टेंट सर्जन और 2 नर्सें, जिनका नाम मिस शहनाज और मिस गुल इस किताब में बताया गया है, ड्यूटी पर मौजूद है। नाजरीन, यहाँ अफसाने की ये कहानी अपने अंजाम को है। नौजवान को स्ट्रेचर में डालकर ऑपरेशन रूम ले जाया गया है। अब ये दोनों नर्सें आपस में बातचीत कर रही हैं। किसी भले घर का मालूम होता है। खूब बन ठन के निकला था बेचारा, शायद हफ्ते की शाम मनाने, वीकेंड मनाने निकला था बेचारा, और एक्सीडेंट में मारा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उस नौजवान के कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले ग्लूबंद मफलर को उतारा गया। जब ग्लूबंद उतारा गया तो पता चला कि कॉलर क्या, जिस्म पर सिरे से कमीज ही नहीं है। इसके बाद ओवरकोट उतारने की बारी है। ओवरकोट उतारा गया तो क्या क्या राज आश्कार होते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। ओवरकोट उतारे जाने पर मालूम हुआ कि नीचे एक बोसीदा सा ऊनी स्वेटर था, जिसमें जा बजा बड़े बड़े छेद, बड़े बड़े सुराख थे, और इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा मेला कुचीला बनियान नजर आ रहा था। इसके जिस्म पर मेल की तह भी खूब चढ़ी हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि कम से कम पिछले 2-3 महीनों से वो नहाया ही नहीं है। अलबत्ता गर्दन बहुत साफ थी और उस पर हल्का पाउडर भी लगा हुआ था। इसके बाद पतलून की बारी आई, जिसकी हालत भी बड़ी खस्ता थी। दोनों घुटनों से कपड़ा फटा हुआ था, और चूंकि यह हिस्सा भी ओवरकोट के पीछे छुप जाता है, लिहाजा किसी को कुछ पता ना चल सका। फिर इसके बाद जूते
اور جرابوں کی باری آتی ہے۔ جوتے تھے تو پرانے، لیکن اس کے باوجود بڑے چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے موضوع سے بالکل مختلف تھی، اور پھر پھٹی ہوئی بھی تھی، اور وہ بھی اس قدر پھٹی ہوئی تھی کہ جس سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، نوجوان تو دم توڑ چکا تھا، اور اس کے اوور کوٹ سے جو چیزیں برآمد ہوئی وہ کچھ اس مطابق تھی: ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، چھوٹی سی ڈائری جس میں کچھ لوگوں کے نام اور پتے تھے، نئے گراموفون کی ماہانہ لسٹ، اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور جو اس نے اپنے اوور کوٹ میں ڈال رکھے تھے۔ یہاں یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین، یہ افسانہ ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے، بہت سے پیغامات دیتا ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل کو ہی لے لیجئے۔ اس افسانے کا ٹائٹل اوور کوٹ، یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ اوور کوٹ کیا کرتا ہے؟ یہ اندرونی چیزوں کو چھپاتا ہے، باہر کی سردی برسات وغیرہ سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایک قسم کا یوں کہیے کہ یہ ایک پردہ ہے، اندر پہنے کپڑوں کو وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوور کوٹ آپ کے قد کو، آپ کی ہائٹ کو مزید اونچا کر دیتا ہے۔ ناظرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ افسانہ اوور کوٹ کے پیچھے مصنف دراصل معاشرے کی ایک جان لیوا سچائی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ کس طرح لوگ اپنے ظاہری عیب یا دنیاوی خامیوں کو چھپاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے ظاہر کو تو خوب چمکاتے ہیں، مگر اندر سے وہ گہرے تاریکیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہمیں ہمارے آس پاس ایسے نظر آتے ہیں جو اس نوجوان کی طرح اپنی انا، اپنے ایگو کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک عزت اور انا ایگو سے بڑھ کر قیمتی شاید دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، یا یوں کہیے کہ بوتل کا لیبل کچھ اور ہے اور اس کے اندر کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ بظاہر پوری زندگی اس نوجوان نے اوور کوٹ پہن کر اپنے جسم کو تو خوبصورت بنا رکھا تھا، مگر اندر سے تو وہ غریبی اور مفلسی کے زخموں سے چور چور تھا۔ اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ راز فاش ہوا۔ ایکسیڈنٹ سے نوجوان کا صرف جسم ہی زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ غربت کی بدولت، مفلسی کی وجہ سے اس کی روح بھی شدید زخمی تھی۔ اور پھر ہسپتال میں جیسے جیسے نوجوان کے کپڑے اترتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے ہر غریب اور مفلس کے زخم کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جس نے ظاہری دکھاوے پر اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی اینٹیں اب اکھاڑی جا رہی ہے۔ ناظرین، بظاہر کوئی شخص ہمیں بڑا ٹھاٹ باٹ والا معلوم ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اندر سے بھی وہ اتنا ہی خوش اور خرم رہتا ہو۔ کیفی اعظمی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ ناظرین، نوجوان کا اوور کوٹ دراصل دو طرفی استعارہ ہے۔ ایک طرف ایک غریب کی حالت زر کا بیان، اس کی بے انتہا غربت اور مفلسی کی داستان، اور دوسری جانب اس کی ناتمام آرزوئیں، اس کی ناتمام نامکمل خواہشات کہ جس کو شاید پورا کرنے کی کوشش میں وہ مٹر گشتی کر رہا تھا۔ کبھی ریسٹورنٹ جاتا ہے،
کبھی میوزیکل سٹور جا کے مختلف میوزیکل سازوں کو دیکھتا ہے، چھوتا ہے، بجاتا ہے، جیسے کسی انکہی ناتمام آرزوؤں کی تکمیلی کا احساس اسے حاصل ہو رہا ہو۔ کتابوں کو دیکھنا، اٹھانا، صفحات پلٹنا اور پھر رکھ دینا، شاید خریدنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کی جیب اس بات کی اسے اجازت نہیں دے رہی۔ ایسی کئی ناتمام آرزوئیں جن کو پورا کرنے کی خواہش کے پیش نظر بہت سے لوگ اپنے ظاہر کو تو بہت خوبصورت بناتے ہیں، لیکن اپنے باطن، اپنی روح سے انجان رہتے ہیں۔ شاعر قتیل شفائی کے یہ 2 اشعار مجھے یاد آتے ہیں۔ میں صاحب عزت ہوں، میری لاش نہ کھولو، دستار کے پرزوں سے کفن میں نے سیا ہے۔ میں صاحب عزت ہوں، میری لاش نہ کھولو، دستار کے پرزوں سے کفن میں نے سیا ہے۔ پھیلا ہے تیرا کرب قتیل آدھی صدی پر، حیرت ہے کہ تو اتنے برس کیسے جیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ مختصر سی کہانی، یہ افسانہ ایک ایسے عام انسان کی حالت زندگی کو پیش کرتا ہے کہ جو اپنی ظاہری خدوخال، ظاہری حالت کو سنگھارنے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا سے بہت دور نکل آتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ افسانہ ہم سب کو بڑے 2 ٹوک انداز سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ جس نے اپنے باطن کو بھی سنوار لیا، یعنی جسم کے ساتھ روح کو بھی نیک اعمال، ذکر و بندگی کے خوبصورت سنگار سے آراستہ اگر کر لیا، تو گویا ایسا انسان سکون، دلی، ذہنی اور روحانی سکون کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ کی سماعت اور توجہ کا بہت شکریہ۔